आज महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है। विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। बीजेपी सरकार को शिवसेना के समर्थन पर अभी भी असमंजस की स्थिति के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण दिलचस्प हो गया है। विधानसभा में बीजेपी के कुल 121 विधायक हैं और बहुमत के लिए अभी भी 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि बीजेपी से तालमेल की कोशिश में शिवसेना जुटी हुई है और इसी सिलसिले में शिवसेना नेता राम कदम और दिवाकर राउते ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात भी की। शक्ति परीक्षण से ठीक एक रात में बीजेपी विधायकों की डिनर पार्टी हुई। विधायकों के साथ रात्रि भोज में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि डिनर में आज होने वाले विश्वास मत में जीत हासिल करने को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। शिवसेना ने अभी भी बीजेपी को समर्थन देने या नहीं देने पर अपना मन नहीं बनाया है। आज सुबह मुंबई में शिवसेना विधायक दल की बैठक है। खास बात यह है कि आज के विश्वास मत के दौरान अपने सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का पार्टी व्हिप जारी हुआ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आज की बैठक के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी भी यही कोशिश कर रही है कि शिवसेना को साथ रखा जाए। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के पहले भी हम चाहते थे कि शिवसेना हमारे साथ चले। चुनाव के बाद भी सरकार में हम चाहते थे कि शिवसेना हमारे साथ रहे और हम ये भी चाहते थे कि शिवसेना हमारी दिल्ली की सरकार में रहे। महाराष्ट्र में विकास के लिए जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनको साथ लेके चलना चाहेंगे और इसमें निश्चित रूप से शिवसेना की भूमिका होगी, ऐसा हमारा मानना है। शिवसेना से तालमेल की कोशिशों के बीच बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को बिना शर्त समर्थन पर कायम एनसीपी अभी भी कायम है। इस हिसाब से आज के विश्वास मत में फडणवीस सरकार को विश्वास मत जीतने में ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदन में एनसीपी के 41 विधायक हैं। महाराष्ट्र में विश्वास मत के बीच दूसरा घमासान चल रहा है विधानसभा स्पीकर पद को लेकर। 3 पार्टियों की ओर से स्पीकर पद के लिए दावेदारी पेश की जा चुकी है। बीजेपी विधायक हरिभाऊ बांगड़े ने स्पीकर पद के लिए नामांकन किया, जबकि कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ ने स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया, तो वहीं शिवसेना से विजय अवती ने भी स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा। सुबह 10 बजे तक दावेदारी वापस लेने का वक्त है। आसियान देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त म्यांमार की राजधानी नेपिटा में मौजूद हैं। आज मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ आमने सामने की मुलाकात है। पीएम दोपहर 12:45 बजे आसियान में अपना संबोधन देंगे। म्यांमार की राजधानी नेपिटा में पीएम मोदी की पहली मुलाकात मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से है। उसके बाद थाईलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी मिलेंगे। एशिया के अहम मुल्कों से मुलाकात में मोदी आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगे। 12वें आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। आसियान के मंच पर प्रधानमंत्री के पास एशियाई देशों के बीच भारत की उपयोगिता को पेश करने का मौका है। इसके अलावा व्यापार, संस्कृति और रक्षा क्षेत्र में भी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करेंगे मोदी। इससे पहले दौरे के पहले दिन मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन से कई मुद्दों पर बातचीत की। आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी म्यांमार के विपक्षी नेता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की महासचिव आंग सान सू से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगी। हालांकि मोदी से मिलने से पहले आंग सान सू की ने कहा है कि म्यांमार आने वाले देशों को यहां हो रही सुधार प्रक्रिया को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मिशन 44 को पूरा करने के लिए बीजेपी की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी के महासचिव राम माधव इसी सिलसिले में श्रीनगर पहुंच चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। श्रीनगर में पहली बार बीजेपी का दफ्तर बना है और राम माधव के दौरे में बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। आज कश्मीर घाटी में हमारे पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार है उनके साथ हमारी बैठक हुई। सब उम्मीदवार काफी उत्साह में है, उनको बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि घाटी में भी हमारे उम्मीदवार अच्छी संख्या में जीत हासिल करेंगे। हमारा मिशन 44 कामयाब होगा। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय निकाय के टिकट बंटवारे को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल के कमरे में कुछ लोगों ने आकर हंगामा किया और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की।
दरअसल मानक अग्रवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी के इशारों पर होशंगाबाद में पार्षदों को टिकट देने का विरोध किया था और इसी बात पर दूसरे गुट के लोग नाराज हो गए थे। हालांकि मानक अग्रवाल का कहना है कि हंगामा करने वाले लोग आरएसएस के हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बर्दवान ब्लास्ट मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री इस मामले में सही भूमिका निभाने में नाकाम रही है। बंगाल दौरे पर गए बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का ये भी कहना है कि राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और ममता ने सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट को नजरअंदाज किया। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने रांची में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के इस चुनावी घोषणा पत्र का नाम जन घोषणा पत्र दिया गया है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन पर जोर दिया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली के कंझावला के पास जोंती गांव को गोद लिया है। सांसद का दावा है कि अगले 5 साल में वो इस गांव का कायाकल्प कर देंगे और इसे एक हाईटेक मॉडल विलेज बनाएंगे। दिल्ली की जोंती गांव की आबादी 6000 की है, लेकिन गांव वालों के पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। लेकिन गांव वाले फिलहाल अपने सांसद की इन घोषणाओं को लेकर उत्साहित हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 11 गांव गोद लेकर गोरखपुर में सांसद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नहीं बल्कि विरोधी खेमों में भी हलचल पैदा कर दी। आदित्यनाथ ने सभी 11 गांवों के बारे में कहा है कि 1 साल के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। हर गांव में साफ सफाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाए जाने को लेकर बयान दिया। मंदिर निर्माण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राम नाईक ने कहा कि ये तो अब आम भारतीय का प्रश्न हो गया है। नाईक ने कहा कि पीएम मोदी इस पर काम कर रहे हैं और सर्वसम्मति से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सभी भी मोदी जी को शुभेच्छा दें और मैं भी शुभेच्छा देता हूं कि जो लोगों के मन में है उसे 5 साल में पूरा करने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही की वजह से मरने वाली महिलाओं की संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। करीब 50 महिलाओं का अभी भी इलाज चल रहा है, जिनमें से कईयों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीड़ित महिलाओं का इलाज करने के लिए एम्स की 4 डॉक्टरों की टीम बिलासपुर पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद इलाज में लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बिलासपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रमन सिंह से बात की है। पीएम ने सीएम से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। नसबंदी शिविर में महिलाओं की मौत पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मामले में सरकार को घेरा है और बिलासपुर इलाके में 24 घंटे के बंद का ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर अकाउंट हैक कर उसमें आपत्तिजनक बयान लोड कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के हैक अकाउंट से शिवसेना से बीजेपी में आए सुरेश प्रभु के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर आपत्तिजनक बयान था। हालांकि पासवर्ड बदलकर दोबारा से शुरू किया गया। शिवराज ने पहले ट्वीट में हैक होने की जानकारी दी और फिर कहा कि सुरेश प्रभु को लेकर उनके ट्वीट पर जो बयान था वो गलत था। राजनीतिक दलों के बाद अब बिहार मानवाधिकार आयोग के एसपी अमिताभ दास ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर सवाल उठाए। एसपी का कहना है कि प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से हैं गिरिराज के संबंध। एसपी अमिताभ दास ने विशेष शाखा के डीआईजी को पत्र लिखकर गिरिराज सिंह के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से संबंधों की जांच कराने की मांग की है। देश के आजादी के नायकों की विरासत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग जारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जन्मतिथि के मौके पर होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी को निमंत्रित नहीं किया है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस इमाम बुखारी के कदमों पर चल रही है, जिन्होंने मोदी को जामा मस्जिद के कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया था।
वेतन में संशोधन की मांग को लेकर 27 सार्वजनिक संस्थान वाले बैंक के कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 8 लाख है। भारतीय बैंक एसोसिएशन सैलरी में 11% की बढ़ोतरी के लिए राजी है, लेकिन बैंक यूनियन 23% इजाफे की मांग पर अड़ी है। अब तक ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी अब बाबा रामदेव की तरह योग और प्राणायाम सिखाने लगी है। पटना में कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने आई किरण बेदी ने बच्चों को बाबा रामदेव की तरह न सिर्फ योगा के आसन सिखाए, बल्कि बाबा की तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम भी सिखाया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहले नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट को संबोधित किया। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा निवेशकों के अलावा नेपाल में नीति निर्माण करने वाली सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस समिट में चीन, जापान के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के कांजीकुंड में वन विभाग की लापरवाही की वजह से भालू के 2 बच्चों की मौत हो गई। पानी के एक टैंक में भालू के 2 छोटे बच्चे कई घंटों तक फंसे रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वन विभाग का कोई कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचा। पुलिस भी जानकारी मिलने के बावजूद वहां नहीं पहुंची। 119 साल की उम्र में गुजरात राज्य के चुनाव ब्रांड एम्बेसडर कठुड़िया दादा का निधन हो गया। गुजरात के नर्मदा जिले के रोजघट गांव के 119 साल की उम्र के बुजुर्ग कठुड़िया वसावा को गुजरात चुनाव विभाग ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, क्योंकि उन्होंने 1950 के बाद से ही सभी चुनाव में मतदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बनारस दौरे में 80 घाट पर फावड़ा चलाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। घाट पर जमी मिट्टी को एक निजी संस्था हटा रही है, लेकिन बीती रात ये विवादों के घेरे में आ गई। वन विभाग के अधिकारियों ने कछुआ सेंचुरी का हवाला देते हुए काम रोकने का फरमान जारी किया। यही नहीं, काम न रोकने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध और प्रशासन की पहल के बाद काम शुरू हो गया, लेकिन कछुआ सेंचुरी के नाम पर बनारस के गंगा घाट और गंगा में हो रहे नुकसान पर बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक JNU के ही एक छात्र ने उसके साथ रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी स्टूडेंट फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कोशिश शुरू कर दी है। पश्चिम दिल्ली के हरिनगर थाना इलाके में बाइक सवार 3 सुपारी किलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों एक बिजनेसमैन को मारने आए थे। इन्होंने फायर भी किया, लेकिन गनीमत रही कि गोली कारोबारी को नहीं लगी। पुलिस की माने तो इन बदमाशों ने एल्युमिनियम व्यापारी अशोक गर्ग पर हमले के लिए 50,000 की सुपारी ली थी। छेड़खानी करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने लोनावाला की DSP और सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। शिकायत के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुंबई के एक होटल में अपना जन्मदिन मना रही एक महिला के साथ छेड़खानी की है। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक शनिवार की रात पार्टी के लिए निकलने के दौरान आरोपी अधिकारी ने उसके साथ बदसलूकी की। दिल्ली के रेस कोर्स रोड मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। लड़की नजफगढ़ की रहने वाली थी। लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की छात्रा थी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। हालांकि उसकी बैग से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस खुदकुशी की वजह का पता लगा रही है। बेंगलोर में एक 17 साल की लड़की से बलात्कार करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 25 अक्टूबर को लड़की के साथ रेप किया था। पिछले कई दिनों से आरोपी संजय मूर्ति लड़की को परेशान कर रहा था, जिसके बाद लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कराया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के पलवल में एक टोल प्लाजा में लाठी डंडों से तोड़फोड़ करते हमलावरों की करतूत CCTV में कैद हो गई। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर तूमसरा स्थित टोल प्लाजा पर दर्जन भर युवकों ने टोल बूथों पर जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला पैसों से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। पटना के शास्त्री नगर चपरासी कॉलोनी के पास मौजूद झोपड़ियों में कल शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें 100 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। 300 से अधिक लोग बेघर हो गए। इस बस्ती में रिक्शा चालक से लेकर मजदूर, निजी कंपनियों में काम करने वाले चतुर्वर्गीय कर्मचारी रहते थे। इनका लाखों का नुकसान हुआ है।
यूपी के शाहजहांपुर में तमंचे की नोक पर बारबाला से जबरदस्ती डिस्को करवाने वाले एक सिपाही शैलेंद्र को पुलिस अधीक्षक राकेश चंद्र साहू ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एसपी ने सिपाही के पास मौजूद देसी तमंचे और लुटाने वाले पैसों समेत मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, मेला आयोजकों को भी कार्रवाई के घेरे में ले जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ 3 महीने तक रेप का मामला सामने आया है। छात्रा के मुताबिक इलियास नाम का शख्स पिछले 3 महीने से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देश की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में शुमार नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस टूटे हुए पहियों पर तब तक दौड़ती रही जब तक धुआं आसमान में नहीं निकलने लगा। इस ट्रेन में 300 यात्री सवार थे और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। करीब 110 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही शताब्दी का एक पहिया 2 तरफ से टूट गया, जिसका एक हिस्सा टूटकर ट्रैक पर गिर गया। जोबनेर स्टेशन पर कोच और क्षतिग्रस्त पहिए को अलग किया गया। जयपुर में पुलिस ने छापा मारकर करीब 1 करोड़ की नशीली दवाइयां पकड़ी हैं। ये दवाइयां एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के घर से मिली हैं, जिसने बिना लाइसेंस की इन दवाओं को अपने घर में रखा था। ड्रग कंट्रोलर और पुलिस ने एक साथ मिलकर जयपुर के रामगंज के एक मकान में छापा मारा। दवा रखने वाले सुखविंदर सिंह को एनडीपीसी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद में एक नामी डॉक्टर के घर हुई डकैती के बाद पुलिस महकमे में सनसनी मच गई है, जिसको लेकर तमाम आला अधिकारी हैरत में पड़ गए हैं। लूट के बाद जब पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर उसके बाकी साथियों की तलाश में दबिश डाली तो लॉज के कमरे में पुलिस को 8 पाइप गन, धमाके में इस्तेमाल होने वाले डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बारूद बरामद हुआ। क्रिकेटर प्रवीण कुमार के 25 तोले की सोने की चेन चोरी हो गई है। 6 लाख कीमत की चेन की चोरी को नागपुर के वीसीए मैदान में अंजाम दिया गया। घटना से वीसीए अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नागपुर की सदर पुलिस भी हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई है। श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे के लिए टीम इंडिया कोलकाता पहुंच चुकी है। कल ईडन गार्डन में होगा सीरीज का चौथा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत हासिल कर सीरीज पहले ही भारत के कब्जे में है। श्रीलंका के खिलाफ अगले दोनों मुकाबलों के लिए टीम में 5 बदलाव हुए हैं। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। चौथे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना और गेंदबाज उमेश यादव ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने शानदार भविष्य के लिए देवी के सामने दुआ की। वेस्टइंडीज के पूर्व कैप्टन सर विवियन रिचर्ड्स ने विराट कोहली को बधाई दी है। विराट ने वनडे में सबसे तेज 6000 रन का रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। रिचर्ड्स ने विराट को सलाह दी है कि अपने अंदाज में बदलाव मत करना। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ ने भी कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में द्रविड़ ने कहा कि एक टेस्ट से उनकी काबिलियत पर अटकलें लगाना अन्याय होगा और एक बेहतर कैप्टन की खूबियां तेजी से सीख रहे हैं कोहली। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ब्रिस्बेन टेस्ट में कप्तानी विराट के लिए शानदार मौका होगा। एन श्रीनिवासन को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हितों से टकराव के मामले में अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। आईपीएल से जुड़ी मुद्गल कमेटी की जांच रिपोर्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट पर हर किसी की निगाह लगी थी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की सुनवाई होनी है।